आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से रचना कौशल के ऊपर चर्चा करेंगे। रचना कौशल, लेखन विधि या लेखन कौशल, इसके अंतर्गत हमने तीन विधियां पहले पढ़ रखी हैं, पहले जान रखी हैं, उनके ऊपर चर्चा कर लिया है। जिसमें पहला था निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन। पत्र लेखन के अंतर्गत औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इन सभी के बारे में हमने पहले जाना। आज हम अन्य तीन विधाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है सूचना लेखन, दूसरा है संवाद लेखन और तीसरा है विज्ञापन लेखन। तो हम आज के पहली विधा सूचना लेखन से शुरू करते हैं। तो सूचना लेखन आखिर कहते किसको हैं? सूचना को अंग्रेजी में हम नोटिस के नाम से जानते हैं, यानी नोटिस राइटिंग। नोटिस कहाँ निकलती है? हमारे स्कूल में या किसी भी कार्यालय में, किसी भी संस्था में अगर कोई अनाउंसमेंट करना है, कोई सूचना देना है, कोई खबर देनी है, तो उसके लिए नोटिस निकाला जाता है, यानी कि सूचना पत्र निकाला जाता है। हम आज उसे लिखने की विधि को समझेंगे। तो सूचना लेखन की विधि में सबसे पहले जो है, हम जिस संस्था के द्वारा यह सूचना प्रकाशित की जा रही है या जिस संस्था के द्वारा यह सूचना दी जा रही है उसका नाम लिखते हैं। सबसे ज़्यादा विद्यालय में होता है ये, तो हम लिखते हैं विद्यालय या संस्था का नाम। तो सबसे ऊपर बीच में कागज़, जो भी होगा हमारे पास पेपर, कागज़, उसके बीच में हम ये लिखेंगे विद्यालय या संस्था का नाम। जिस भी विद्यालय में आप पढ़ रहे हो उस विद्यालय का नाम, या फिर जिस संस्था के लिए सूचना लेखन आए उस संस्था का नाम हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कि सूचना, जो हमारा विद्यालय का नाम और किस विभाग के द्वारा दिया जा रहा है वो लिखने के बाद हम लिखते हैं सूचना बीच में। एक बार फिर से पन्ने के बीचों बीच में उसके नीचे वाली लाइन पे हम सूचना शब्द लिखते हैं। कौन सी सूचना दी जा रही है वो नहीं, सूचना शब्द लिखा जाता है। इसके बाद आता है हमारा विषय, यानी कि शीर्षक। तो इसके बिल्कुल नीचे हम क्या लिखेंगे? शीर्षक। शीर्षक या फिर विषय। ये कितना बड़ा होना चाहिए? 2 से 3 शब्दों में ये खत्म हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए। जो शीर्षक है या विषय है उसे पढ़ के अनुच्छेद में क्या होगा नीचे वो हमें ज्ञात हो जाना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद। अनुच्छेद यानी कि जो पूरी बात हमें बतानी है, उस सूचना के माध्यम से जो भी बात हमें बतानी है वो हम कहाँ लिखेंगे? इसके बाद के नीचे के एक पूरा अनुच्छेद लिखेंगे। ये 3 से 4 वाक्यों में अगर ख़त्म हो जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना संक्षिप्त में जितनी ज़्यादा बातें कह दी जाए उतना अच्छा होगा सूचना के माध्यम से। इसके बाद हम लिखते हैं ये सूचना किसके द्वारा लिखी जा रही है। नाम और पद का उल्लेख किया जाता है बाएं साइड में, यानी कि ये पूरा हो गया। इसके बाद नीचे में बाईं तरफ सूचना किसने दिया है ये, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, यानी कि उसका नाम, पद इत्यादि। मान लीजिए किसी स्कूल का सूचना है, तो यहाँ पे उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा, फिर सूचना लिखी जाएगी। सूचना किसी छुट्टी को लेकर के है, तो यहाँ पर होगा शीर्षक में क्या होगा? जिस भी छुट्टी के कारण है उसकी छुट्टी। उसके बाद ये बताया जाएगा छुट्टी कब से कब तक है, दोबारा स्कूल कब खुलेगा और क्यों छुट्टी की जा रही है, इनका विवरण यहाँ पे होगा। उसके बाद स्कूल की चूँकि छुट्टी है तो ये प्राचार्य के सिग्नेचर के साथ आएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का यानी कि प्राचार्य का नाम, सिग्नेचर, पद इत्यादि चीज़ें लिखी जाती हैं बाईं ओर। तो नाम बिल्कुल बीच में, सूचना बीच में, शीर्षक, विषय, और इसे फिर एक बक्से में बंद कर दिया जाता है। जब भी आप परीक्षा में लिख रहे होंगे तो सूचना लिखने के बाद उसे एक बक्से में बंद करेंगे। तो ये हो गया हमारा सूचना लेखन का विधि। इसके बाद इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली विशेषता है वो ये है कि सूचना लेखन जो है वो हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है।
क्योंकि इसमें या तो आदेश दिया जाता है या तो आग्रह किया जाता है, और इन दोनों ही केसेज में, इन दोनों ही घटनाओं के लिए, इन दोनों ही कार्यों के लिए हम अन्य पुरुष का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हमने क्रिया पढ़ते हुए जाना था। अन्य पुरुष का मतलब क्या होता है कि जैसे कि विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, आप सभी को सूचित किया जाता है, तो ये हमेशा ही अन्य पुरुष के भाव से लिखा जाता है। इसके अलावा कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कहने के लिए हम सूचना का इस्तेमाल करते हैं। इसकी खासियत यही होती है कि एक छंद में 3 से 4 वाक्यों में यह अपनी सारी बातें कह देता है। दूसरी जिन बातों का हमें ख्याल रखना होता है वो ये है कि सूचना लेखन लिखते वक्त या सूचना लेखन करते वक्त हम जिस भाषा का इस्तेमाल करें वो भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए, जिससे कि आसानी से लोगों को समझ में आ जाए। शीर्षक को भी हमें बहुत ध्यान से 2-3 शब्दों में ही रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ट्रिप जा रही है स्कूल की, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि दर्शन का कार्यक्रम या घूमने का कार्यक्रम, या फिर मान लीजिए कोई सेमिनार होने वाला है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेमिनार हेतु या सेमिनार का कार्यक्रम। यानी कि कौन सा कार्य है वो 2 से 3 शब्दों में ख़त्म कर देना है हमें एक सूचना लेखन में। अब उदाहरण के लिए हम लोग एक सवाल ले लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली की सांस्कृतिक इकाई के सचिव प्रत्यूष प्रत्यूषा हैं। आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर देशभक्तिपूर्ण कविताओं का पाठ किया जाना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे कि विद्यालय का हमें नाम क्या दिया गया, केंद्रीय विद्यालय, तो हम ऊपर लिख देते हैं केंद्रीय विद्यालय दिल्ली। तो विद्यालय हो या कोई संस्था हो उसका पूरा नाम हम लिखते हैं। उसके बाद सूचना शब्द को सूचना शब्द ही रखते हैं उसके नीचे वाले लाइन में। उसके बाद आता है हमारा शीर्षक और विषय। सवाल क्या कह रहा है कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसके एक शाम पहले यानी उसके पहले की संध्या पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, देशभक्ति कवि सम्मेलन। तो उसके लिए हम शीर्षक क्या रखेंगे कि कवि सम्मेलन का आयोजन। उसके लिए हमने शीर्षक रख लिया कवि सम्मेलन का आयोजन। इसके बाद हमारा आता है मुख्य भाग यानी कि अनुच्छेद, जिसमें हमें पूरा डिटेल देना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका शुरुआत हम एक बार फिर से कौन से पुरुष में करेंगे, अन्य पुरुष में। तो हम क्या लिखेंगे, आप सभी को जानकर यह जानकर हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति भावना को जागृत एवं बढ़ाने हेतु विद्यालय परिसर में देशभक्ति कविताओं के पाठ के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये पूरा एक वाक्य है। तो एक वाक्य में हमने ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी कि आप सभी को ये जानकर हर्ष होगा। ये एक तरीके का संबोधन है जिसमें कि हम सूचना को देते हैं कि आप सभी को जानकर ये हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत एवं बढ़ाने हेतु विद्यालय परिसर में देशभक्ति कविताओं के पाठ का आयोजन किया जा रहा है।
इसके बाद और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं कवि सम्मेलन के लिए कि किस किस को बुलाया जा रहा है। तो हम अगला लाइन मान लीजिए लिख लेते हैं कि शहर के कई मशहूर कवियों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा और क्या ज़रूरी चीज़ है, यानी कि ये कब और कहाँ होने वाला है। तो जैसा कि हमने जाना कि ये 15 अगस्त के पहले की संध्या पे होने वाला है, तो सीधा हम ये यहाँ पर तारीख वगैरह डाल करके लिख देते हैं। जैसे कि इस कार्यक्रम का दिनांक क्या है, तो कार्यक्रम का दिनांक हो गया 14 अगस्त। समय हो गया 7:30 बजे और स्थान हो गया विद्यालय परिसर। तो ये तीनों महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसलिए हमने इनको लिखा। इसके बाद और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, किसमें कौन कौन आ सकता है, किसको किसको अनुमति आने की, इसके बारे में भी सूचना में जिक्र अक्सर किया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे पास के साथ एंट्री होगी, तो हम ये लिख सकते हैं कि जिनके पास कार्यक्रम में जो प्रवेश है वो पास के द्वारा किया जाएगा, या फिर कार्यक्रम में सभी आमंत्रित हैं। तो जो भी कार्यक्रम की वहाँ पे डिसाइड किया गया होगा कार्यक्रम को लेकर के, वो सूचना में लिखा जाता है। मान लीजिए हम लिख लेते हैं कि प्रवेश के लिए पास आवश्यक है। अब विद्यालय में ये हो गया हमारा जो अनुच्छेद हम लिखते हैं वो ख़त्म। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये सूचना किसके द्वारा जारी की गई है। तो जो सवाल था उसमें लिखा हुआ था कि आप या तो प्रत्यूष हैं या प्रत्यूषा हैं, और आप एक सांस्कृतिक इकाई के हेड हैं। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर होगा वो उसी प्रकार से होगा, प्रत्यूष या फिर प्रत्यूषा, और उसके बाद सांस्कृतिक इकाई। हमारा हो गया यहाँ पे समाप्त, और इसके बाद हम इसको बक्से में बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से कुछ सूचना हम लिखते हैं। परीक्षा में अगर सवाल आएगा तो अक्सर वहाँ पे ये चीज़ें दी रहती हैं कि संस्था का नाम क्या है, उसके बाद कौन सा आयोजन है, किसके ऊपर सूचना लिखना है। फिर उसकी जानकारियों को इकट्ठा करके हम कुछ इस प्रकार से सूचना में लिखते हैं। अक्सर आयोजन से रिलेटेड, आयोजन यानी कि कोई अगर प्रोग्राम हो रहा है या सेमिनार हो रहा है, तो ऑर्गेनाइज़र से रिलेटेड अगर सूचना होगा तो उसमें दिनांक, समय और स्थान, ये 3 चीज़ें मेंशन करना अति आवश्यक रहती हैं। और भी कई तरीके की सूचनाएं होती हैं, लेकिन प्रारूप सबका यही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संवाद लेखन को, कि आखिर संवाद लेखन हम किसे कहते हैं। तो संवाद का अर्थ होता है किन्हीं दो लोगों की बातचीत। अंग्रेजी में इसे कॉन्वर्सेशन के नाम से जानते हैं। संवाद जब भी होगा किन्हीं दो लोगों के बीच में होगा, उसके बारे में हम जो है संवाद लेखन की जो शैली है उसमें हम डायलॉग्स को लिखते हैं, दो लोगों के बीच में हुई बातचीत को लिखते हैं। इसकी कुछ बातों को ध्यान रखना होता है इसको लिखते वक्त। हमारा हो गया अगला संवाद लेखन। संवाद लेखन जब भी होगा किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में होगा। इसको लिखते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे पहला है कि भाषा जो है आपकी वो सरल होनी चाहिए। वाक्य बोलते वक्त उसका जो सुनने वाला है उसका मानसिक क्षमता का हमें ध्यान रखना चाहिए। मानसिक क्षमता से हम क्या समझते हैं कि जो बोलने वाला है क्या वो सुनने वाले का ख्याल रख रहा है, क्या सुनने वाला उसकी बातों को समझ रहा है। यानी कि जो पहली बात है दूसरी बात जब होगी वो पहले पे आश्रित होनी चाहिए, उसमें उसका झलक दिखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि एक इस दिशा में बात कर रहा है और दूसरा व्यक्ति दूसरे दिशा में बात कर रहा है, तो वो संवाद स्थापित नहीं होगा। तीसरा है कि वाक्य जो है बहुत छोटे और छोटे छोटे वाक्यों में आसानी से कही जाने वाली बातों को हम संवाद लेखन में लिखते हैं।
संवाद को हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, उसमें हम मुहावरे डाल सकते हैं। मुहावरे या लोकोक्ति डालने से क्या होता है कि जो संवाद है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनता जाता है और हमें पसंद आता है, हम उसे और ज़्यादा पढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ संवाद के बारे में उदाहरण पे देख करके हम समझते हैं। तो एक हमारा सवाल है कि उत्तराखंड में पिछले सप्ताह भूकंप आ गया था। आप अपने मित्र के साथ भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए जाना चाहते हैं। आपने अपने मित्र एवं स्वयं के बीच हुए संवाद का लेखन कीजिए। तो दो लोग हैं जिसके बीच में ये संवाद हो रहा है और संवाद का जो विषय है वो क्या है, उत्तराखंड में आई हुई बाढ़। तो यहाँ पे मान लीजिए हम दो नाम मान लेते हैं, एक राघव और दूसरा रमेश। तो राघव जो है रमेश से मिलता है, तो मिलने के बाद सबसे पहले लोग क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं। ग्रीट करने का अर्थ है कि हेलो हाय करते हैं। तो क्या करेगा, नमस्ते, नमस्ते रमेश, क्या तुमने कल खंड आए भूकंप के बारे में सुना। अब जो दूसरा इसमें हमारा कैरेक्टर है, जो दूसरा व्यक्ति है इस संवाद में, जिसका नाम रमेश है, वो क्या करेगा, रमेश जो है वो इसकी बातों पे रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने का अर्थ कि प्रतिक्रिया देगा अपना। तो रमेश जो है कैसा प्रतिक्रिया दे सकता है, दो ही प्रतिक्रिया हो सकती हैं इसके, या तो उसे पता हो इस त्रासदी के बारे में, भूकंप के बारे में, या तो उसे ना पता नहीं हो। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि रमेश को पता है, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ मैंने कल खबर देखी। अब खबर देखी अगर केवल इतना बोल के रुक गया तो बात जो है यहीं ख़त्म हो सकती है, पर हमें संवाद को आगे बढ़ाना है। तो रमेश और क्या सोच सकता है, खबर देखी उसने तो उसके दिमाग में क्या आया होगा, हो सकता है वो विचलित हुआ होगा। तो वो बोलेगा कि मैं खबर देखकर विचलित हुआ। अब इसके प्रतिक्रिया में राघव क्या बताएगा, राघव ये बताएगा कि या तो उसका भी मन भराया होगा, या तो वो भी विचलित हुआ होगा, या तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। पर चूंकि बात उसने शुरू की है तो हम ये मान के चलते हैं कि राघव का भी मन भरा होगा। तो वो रमेश से कहेगा कि सही कहते हो, मेरा भी मन भर आया था। अब इस बात के प्रक्रिया में रमेश कुछ कहेगा। रमेश क्या कह सकता है, अब रमेश ये कह सकता है कि हम कुछ मदद कर सकते हैं, या फिर वो उसको और ज़्यादा विश्लेषण कर सकता है उस घटना के बारे में कि उसका मन विचलित क्यों हुआ। तो मान लीजिए रमेश विश्लेषण करता है कि वहाँ टूटे फूटे घर देख लोगों को रोते देख उनकी परेशानियों को देखकर आँखों में आंसू आ गए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आंसू आ गए। अब जो राघव है वो फिर इसके बाद पे कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, यानी कि प्रतिक्रिया देगा। तो प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, तो चूंकि बात जो है वो आंसू पे आ गई है, तो राघव कुछ इस प्रकार से बात कर सकता है कि हमें उनकी
के आंसू पोंछने के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है रमेश को ये बात समझ ना आई हो, तो वो इसको विश्लेषण करने के लिए पूछ ले। रमेश मान लीजिए कि पूछता है यहाँ पे कि क्या मतलब। फिर राघव उसकी बातों को विश्लेषण करके बताता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। करनी चाहिए। इस प्रकार जो है संवाद जो है आगे बढ़ रहा है और उनके बारे में कर रहा है। अब चूंकि इसने कह दिया मदद करनी चाहिए, तो रमेश का अगला सवाल क्या होगा कि आखिर में हम ये मदद करेंगे कैसे। तो मान लीजिए रमेश पूछता है कि आखिर हम ये मदद करेंगे कैसे, आखिर यह मदद होगी कैसे। तो इस पे जो राघव है उसके पास जो भी प्लान होगा, जो भी उसने योजना बनाई होगी, उसके बारे में वो रमेश को बताएगा। मान लीजिए कि वो रमेश को बताता है कि हम खाना लेकर के और जो पीड़ित हैं उन तक पहुंच सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। तो राघव लिखता है कि हम खाना पानी आदि लेकर उन तक पहुंच सकते हैं। तो राघव का दो होगा, या तो साथ जाना चाहेगा या तो नहीं जाना चाहेगा। हम मान के चलते हैं कि राघव साथ जाना चाहता है, तो राघव क्या बोलेगा कि सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो इस प्रकार जो है एक संवाद लेखन स्थापित होता है। इसमें दो दोस्त थे जो कि एक उत्तराखंड में आई भूकंप में त्रासदी में फंसे हुए लोगों की मदद पहुंचाने के रिलेटेड बातचीत कर रहे थे। उनसे मिलती जुलती बातचीत उन तक मदद कैसे पहुंचेगी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी प्रकार कोई भी सवाल है, अगर हमें संवाद लिखना है तो संवाद जाहिर सी बात है कि किन्हीं दो लोगों के बीच में होगी। अब चूंकि यह दो लोगों के बीच में हो रही है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इंसान, हम बात करते हैं किसी से, कोई बात करता है हमसे, वहीं से हमें सोच विचार करके पूरा संवाद को लिखना होता है, आगे बढ़ना होता है। हमें एक बात का खास ख्याल रखना होता है कि जो पहली बात है और जो दूसरी बात है उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए। ऐसे हवा में कुछ बातें नहीं लिख सकते। इसकी इस पंक्ति का इस पंक्ति से रिलेशन होना चाहिए, इस पंक्ति का इस पंक्ति से संबंध होना चाहिए। जब एक दूसरे से बातें जुड़ी रहेंगी तो एक पूरा संवाद स्थापित होगा और वो संवाद अत्यंत ही सुंदर लगेगा और पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे विषय के ऊपर, जो कि है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन को अंग्रेजी में हम एडवर्टीजमेंट के नाम से जानते हैं। एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये जो है लोगों के सामने सूचनाओं को ले जाता है बड़े ही कम और आकर्षक तरीके से, बड़े ही कम शब्दों में बहुत ही आकर्षक तरीके से अगर सूचना पहुंच रही है तो उसे हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन का इस्तेमाल जो है अक्सर बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां, लोग अपने सामान को बेचने के लिए करते हैं। अपने सामान को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को बेचने के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल होता है। विज्ञापन हम टीवी पे देखते हैं जो कि चलचित्र के रूप में है, और एक विज्ञापन हम पोस्टरों में देखते हैं जो सड़क किनारे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, पोस्टर्स लगते हैं, उसे हम विज्ञापन के नाम से जानते हैं। तो विज्ञापन लेखन की जो कला है, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनके बारे में हम आज जानेंगे। विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बड़े ही कम शब्दों में लिखा जाता है।
इसकी जो उद्देश्य होता है विज्ञापन का, वो होता है लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना। जिस सामान का विज्ञापन है उसमें क्या क्या खासियत है, वो आपको कौन कौन सी चीज़ें दे रहा है, कौन कौन से फ़ायदे पहुंचा रहा है, इन सब के बारे में विज्ञापन में लिखा होता है। दूसरा चीज़ जो विज्ञापन करता है वो है लोगों के लिए ऑप्शंस देना, उनके लिए चुनाव के लिए विकल्प देना। ऑप्शन यानी विकल्प। तो जब हमारे पास विकल्प होगा तो हम बेहतर चीज़ चुन पाएंगे। मान लीजिए हमें एक कलम खरीदना है, तो कलम की बहुत सारी कंपनियां हैं और सभी अपना प्रचार करती हैं विज्ञापन के द्वारा। तो हम विज्ञापन जब देखते हैं तो उसके बारे में हमें पता चलता है कि इस कलम की क्या क्या खासियतें हैं। उन खासियतों को देख करके हम फिर चुनते हैं कि इस कलम को मैं अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता हूँ। विज्ञापन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सूचना जो है वो बहुत कम समय में और बहुत छोटे शब्दों में लोगों तक, बहुत अधिक लोगों तक पहुंच पाती है। विज्ञापन में हम लोकोक्ति नहीं, हम इस्तेमाल करते हैं कविताओं का, तुकबंदियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तुकबंदी जो है वो लोगों को आकर्षित करती है। और जब लोगों को आकर्षित करेगी तो विज्ञापन अच्छा कहलाएगा, और जब विज्ञापन अच्छा कहलाएगा, लोग आकर्षित होंगे, तो वो सामान जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा। तो विज्ञापन लिखते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना होता है? सबसे पहले भाषा सरल रखनी है। दूसरा, तुकबंदियों का इस्तेमाल करना है ताकि लोग आकर्षित हों। तीसरा, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को हमें एक विज्ञापन के अंदर भरना होता है ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, लोगों को आकर्षित लगना चाहिए। इसके अलावा और विज्ञापन का क्या खासियत है कि इसमें जो चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी अत्यंत आकर्षक होनी चाहिए और लोगों को वो भी आकर्षित करती है। विज्ञापन में हमें वाक्य नहीं लिखने होते। विज्ञापन का अगर एक बक्सा हम बना लेते हैं और इसके अंदर विज्ञापन देना है तो इस बक्से के अंदर कोई नियमावली नहीं होती है। हम कोई तस्वीर डाल सकते हैं, हम तुकबंदियों को मिला सकते हैं, अगर कोई ऑफ़र है, कोई बम्पर ऑफ़र है तो हम उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं, और कोई छूट है तो उसके बारे में जिक्र करना होता है, या फिर हमें ये लिखना होता है कि ये सामान जो है वो सीमित मात्रा में है, ये सब तक नहीं पहुंच पाएगी। तो विज्ञापन लेखन की जो शैली है वो बहुत ही फ्री है, उसमें बंधन नहीं है, परंतु हमें यह ख्याल रखना होता है कि विज्ञापन जो है जब तक आकर्षित नहीं करेगा उसका मकसद पूरा नहीं होगा। तो विज्ञापन हमेशा आकर्षक होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज 3 रचना शैली या लेखन शैलियों के बारे में जाना। आगे के वीडियोज़ में हम बाकी की लेखन शैलियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।